हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट 3 वीडियोस करी थी। फर्स्ट यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हमारा ये 4th लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं 7 लिम्स ऑफ द स्टेट और पुरुषार्थ के बारे में, वर्ण आश्रम के बारे में और स्टेजेस ऑफ आश्रम के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आई वुड से कि अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज आस्क द क्वेश्चन एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई लव टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियोस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 7 लिम्स ऑफ द स्टेट क्या मतलब है? कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में सप्तंगा थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया है कि 7 ऑर्गन्स जो कि एक स्टेट के लिए बहुत जरूरी है। एक स्टेट की ग्रोथ कैसे मानी जाएगी, एक स्टेट को आप कैसे मानेंगे कि दैट्स डूइंग वेल, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो उन्होंने 7 एसेंशियल ऑर्गन्स बताए। सप्तंगा थ्योरी जिसको बोला गया कि स्वामी होना चाहिए, जिसका मतलब रूलर। अमात्या का नाम दिया उन्होंने, यानी मिनिस्ट्री होनी चाहिए उसके पास। जनपदा जो कि पॉपुलेशन और वहाँ की टेरिटरी से रिलेट करता है। दुर्ग बहुत अच्छे कैपिटल्स होने चाहिए वहाँ पे। बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कोशा जो कि ट्रेजरी से रिलेट करता है, पैसा होना चाहिए। डांडा आर्मी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मित्रा एलियन फ्रेंड्स होने चाहिए। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। स्वामी स्वामी से उन्होंने कहा कि स्वामी बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी स्टेट के लिए। इसका मतलब होता है मोनार्क या रूलर, जो राजा जो उसको चलाने वाला है, वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है, इसलिए उसे बहुत ब्रेव और वेल लर्न्ड होना चाहिए। उसे अपने स्टेट को अपने बच्चों की तरह प्यार करना चाहिए, क्योंकि उसका ये मॉरल ड्यूटी है कि वो बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करे अपनी स्टेट को, और उसकी खुशी स्टेट के डेवलपमेंट में ही होनी चाहिए। यानी राजा को बोला गया है कि उसका धर्म अपनी प्रजा का ध्यान रखना, उनकी खुशियों का पालन करना है। सो ही मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल एंड ही मस्ट लुक आफ्टर एवरीथिंग प्रॉपरली। नेक्स्ट बताया गया अमात्यास। अमात्यास यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं 3rd लेक्चर में। इसमें कहा कि वो कौन होते हैं, वो जो रूलर होता है उसका सपोर्टिंग स्टाफ्स होता है, और उसका काम होता है कि अपनी ड्यूटीज को बहुत अच्छे से परफॉर्म करना। वो राजा को, मोनार्क को डे टू डेज के कामों में असिस्ट करते हैं। उनके क्या क्या वो सजेशंस देते हैं, राजा को बताते हैं टाइम पे कि व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू। टैक्सेस को कलेक्ट करना, देन डेवलप न्यू विलेजेस, न्यू सिटीज को डेवलप करना, डिफेंस करना उस स्टेट के वहाँ पे, और जितने भी टास्क उनका असाइन किए गए हैं और जो नहीं भी किए गए और जो उनके माइंड में है, वो सब चीज़ें उनको सजेस्ट करना। 3rd बताया है दुर्ग। दुर्ग का मतलब कि एक स्टेट के पास सफिशिएंट नंबर ऑफ फोर्ट्स होने चाहिए, और क्योंकि फोर्ट्स ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, उसका वो एरिया है जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका पर्पस क्या है? टू इंश्योर डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन इन्वेजन, यानी जब भी आपके ऊपर आक्रमण हो तो आप अपने आप को डिफेंस कर सकें। नेक्स्ट उन्होंने बताया जो दुर्ग है, जो फोर्ट्स है, वो कहाँ होने चाहिए? हिल्स के पास में होने चाहिए, माउंटेन्स के पास होने चाहिए, डेजर्ट एरिया के पास होने चाहिए, डेंस फॉरेस्ट के पास होने चाहिए, और बिग वाटर बॉडीज के पास होने चाहिए, सो दैट कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सके और वहाँ पानी की भी फैसिलिटी प्रॉपर हो। फिर द गैरिसन सोल्जर्स स्टोर्स फूड ग्रेन्स फॉर इमरजेंसी, और वहाँ पे हम सोल्जर्स को बहुत अच्छे से अपॉइंट कर सकें, कलेक्ट कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, वो इजीली फाइट कर सकें, और हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपने फूड को स्टोर कर सकें इमरजेंसी के लिए। और बहुत इसका इम्पॉर्टेंट पर्पस कि सर्व एज ए हाइड आउट व्हेन लाइफ इज इन डेंजर, स्पेशली फॉर द रूलर। जब हमारे राजा के ऊपर, मोनार्क की लाइफ बहुत डेंजर में है, तो वहाँ पे वो छुप भी सके। नेक्स्ट बताया गया जनपदा। जनपदा से मतलब टेरिटरी हो या वहाँ के लोगों से मतलब था इसका, कि लोग जो है उस स्टेट की बहुत ज़्यादा लॉयल होने चाहिए अपने राजा के लिए। दे शुड बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत हार्ड वर्किंग होने चाहिए, तभी तो एक स्टेट की ग्रोथ होगी जब लोग काम करेंगे। बहुत डिसिप्लिन में होना चाहिए उनको हमेशा। रिलीजियस होने चाहिए वो, और रेडी टू फाइट फॉर देयर मदरलैंड, अपनी मदरलैंड के लिए, अपनी स्टेट के लिए कभी भी फाइट करने के लिए वो रेडी रहें। शुड पे टैक्सेस रेगुलरली एंड हैप्पीली, और उन्हें जो भी टैक्सेस है, जो टैक्सेस इम्पोज किए गए हैं, वो उन्हें बहुत ही खुशी से और टाइमली पे करने चाहिए। और जो उस स्टेट की लैंड है वो बहुत फर्टाइल होनी चाहिए, एबंडेंस ऑफ फॉरेस्ट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट, रिवर्स, माउंटेन्स, मिनरल्स होने चाहिए, तभी तो स्टेट जो है प्रॉस्पर होगी। अगर ये सब नहीं होगा तो फिर कैसे स्टेट की ग्रोथ होगी? कोशा मीन्स ट्रेजरी,
बहुत ज़रूरी है। पैसा किसी भी स्टेट की ग्रोथ के लिए पैसा होना मस्ट। फिनेंस इज लाइफ ब्लड ऑफ एनी स्टेट। उन्होंने कहा कि फिनेंस जो है, मनी जो है, वो किसी भी स्टेट का लाइफ ब्लड है। मनी इज नीडेड, हर काम के लिए मनी की जरूरत होती है। पेइंग सैलरीज, बिल्डिंग न्यू इंफ्रा एटसेट्रा कैन बी इंक्रीज थ्रू टैक्सेशन एंड प्लंडरिंग एनिमी स्टेट इन वार। उन्होंने कहा कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं, या तो एक राजा के पास टैक्स से आएगा पैसा, या फिर हम जो बैटल हो या युद्ध हो तब हम दूसरे स्टेट पर को लूट कर भी हम पैसा ला सकते हैं। और डांडा, स्टेट के पास बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी स्टेट की सिक्योरिटी के लिए आर्मी ही ज़रूरी होती है। तो इसलिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उनको इक्विपमेंट्स अवेलेबल कराए जाने चाहिए। सोल्जर्स को बहुत अच्छा पे करना चाहिए और उनकी फैमिली की भी केयर करनी चाहिए, सो दैट कि वो मतलब इंटरेस्ट ले अपने देश के लिए लड़ने में, उनके अंदर वो एक फीलिंग्स आए, देशभक्ति, एक पेट्रियोटिक फीलिंग्स डेवलप हो, और दे मस्ट बी वेरी ऑनेस्ट टू सेव देयर टू प्रोटेक्ट देयर स्टेट। और मस्ट बी रिक्रूटेड फ्रॉम मिलिट्री फैमिली, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो मिलिट्री फैमिली से रिक्रूट होने चाहिए, सो दैट कि वो उनके ब्लड में हो कि किस तरीके से हमारे फोर फादर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने अपने आप को कंट्रीब्यूट किया अपनी कंट्री के लिए, अपनी स्टेट के लिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो। लास्ट उन्होंने बताया मित्रा का, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मित्रा का रेफर्स टू द फ्रेंड्स ऑफ द किंग, जो राजा के दोस्त होने चाहिए। मोनार्क शुड मेंटेन फैमिली रिलेशनशिप, और उन सब राजा के साथ उसकी बहुत अच्छी फैमिली रिलेशनशिप होनी चाहिए। वो इमरजेंसी के टाइम हमारी हेल्प करें, और बहुत लॉयल होने चाहिए। और ट्रेडिशनल फ्रेंड्स ऑफ हिज फोरफादर, अगर वो मतलब ट्रेडिशनल फ्रेंड्स है तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, इसलिए मित्र का होना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारा आता है सोसाइटी इन एंशियंट इंडिया, कि एंशियंट इंडिया में सोसाइटी कैसी हुआ करती थी। एंशियंट इंडिया में सोसाइटी, द इंडस रीजन हैड विलेजेस, लार्ज टाउन्स, एंड पॉपुलेशन ऑफ दैट टाइम वाज मिक्स्ड, वर लिव टुगेदर। इफ यू टॉक अबाउट, हम पढ़ चुके हैं पहले भी, स्टोन एज से फिर इंडस वैली से हम बात करते हैं, तो पहले हमारे यहाँ विलेजेस हुआ करते थे, टाउन्स हुआ करते थे, पॉपुलेशन मिक्स होती थी और सब लोग मिलजुल कर रहा करते थे। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रेस वाइडली प्रेवेलेंट ड्यूरिंग वैदिक पीरियड में, रेस का कॉन्सेप्ट आ गया था, हमने 4 भागों में बांट दिया था। जबकि वैदिक पीरियड डिस्टिंग्विश देमसेल्फ फ्रॉम द नॉन आर्यन पीपल, यूज टर्म वर्ण रेफर टू कलर एंड कैटेगरी। जो वैदिक पीरियड में लोगों ने अपने आप को, जो मतलब आर्यन थे और नॉन आर्यन, वो लोग अपने आप को अलग अलग मानते थे, और वर्ण सिस्टम स्टार्ट हो गया था, जो जिससे वो कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड कर दिया था कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जॉइंट फैमिली का सिस्टम हुआ करता था, सब लोग रहते थे, तभी जॉइंट फैमिली से विलेजेस डेवलप हुए हैं। जो हेड होता था वो एल्डर मेल हुआ करता था उस फैमिली का, जिसको कि कुलपा कहते थे, इसीलिए कहा जा सकता है कि सोसाइटी जो थी वो पैट्रियार्कल थी। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्योंकि स्टार्टिंग से ही एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस दी गई है, तो जो एग्रीकल्चर मेन उनका ऑक्यूपेशन हुआ करता था, और कैटल को भी वो लोग रखा करते थे, कैटल सेंटर भी हुआ करता था, तो ये दोनों चीज़ें बहुत मेन होती थी। लेकिन ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड के में वर्ण सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था, और जो शूद्र थे उनकी आइडेंटिटी बहुत मतलब नोटिसेबल हो गई थी, और उनके पास कोई राइट नहीं था एजुकेशन लेने का। आफ्टर वैदिक पीरियड सोसाइटी जो है बिकेम इनस्टेबल एज एक्सटर्नल इन्वेजन स्टार्टेड। पहले हमारी सोसाइटी ने डेवलप करना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे इतने इन्वेजन होते गए और बाहर से इतने ज़्यादा आते गए, राजा आए और जो भी रिलीजन के लोग आए, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग सोसाइटी को स्टेब्लिश करना चाहा, तो बहुत ज़्यादा इनस्टेबल हो गई थी। कौटिल्य ने बताया है अपनी जो अर्थशास्त्र में, उन्होंने लिखा है कि फोर कास्ट का उन्होंने बताया है, जो हम लोग वैदिक पीरियड में बना चुके थे। और उन्होंने ये भी बोला कि वेजेस जो है फिक्स होने चाहिए, स्लेव्स वर मोस्टली शूद्र के यहाँ से ही होने चाहिए, और एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल सेक्स एंड रिलीजियस इंट्रोड्यूस, क्योंकि कौटिल्य के टाइम पे ही बहुत ज़्यादा रिलीजन इंट्रोड्यूस हुए थे, जैसे बुद्धा, महावीर, ये सारे जैनिज्म, ये सब उसी पीरियड में आया था। और इससे सोसाइटी और काफ़ी ग्रो कर रही थी, और सब लोग डिवाइड भी हो रहे थे अलग अलग रिलीजन में। इससे पहले हमारे यहाँ मूर्ति पूजा का प्रावधान नहीं था। एंड देन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड पोजीशन ऑफ शूद्रास इम्प्रूव, बट द पोजीशन ऑफ वुमेन डिक्लाइन, आइडल वर्शिप बिकेम कॉमन। जब गुप्ता पीरियड आया तो हमारे यहाँ आइडल वर्शिप स्टार्ट हुई, और पोजीशन ऑफ वुमेन उसके बाद थोड़ी डिक्लाइन होती गई। तो दिस इज अबाउट सोसाइटी इन एंशियंट इंडिया, की किस तरीके से हमारे यहाँ एंशियंट इंडिया में सोसाइटी होती थी। इसके अलावा और इंफ्रा डेवलप होता था, पहले जैसे वो कुएं बनवाते थे,
धीरे धीरे अच्छे उनके मतलब ये माना जाता था उनका जो फोर्ट है उसका जो दरवाजा बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत प्रोटेक्टिव होना चाहिए। एग्रीकल्चर्स पे बहुत ध्यान था और फैमिली सिस्टम होता था, रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, दान देने का काम बहुत हुआ करता था। तो इस तरीके से हमारी सोसाइटी थी। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्णाश्रम कि किस तरीके से हमारे 4 वर्ण बांटे गए। तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म का, हिंदू लोग इसको मानते हैं। वर्ण का मतलब होता है किसी भी कि एक सोशल स्टैंडिंग क्या है लोगों की उस सोसाइटी में। कॉन्सेप्ट ऑफ जाति और सब कम्युनिटीज कम्स अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटीज, वो सब इसी के अंदर आई। अब तो हम लोग बहुत सारे जाति देखते हैं, बहुत सारी कास्ट अपनी कंट्री में पाते हैं, लेकिन उस समय ओनली 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया था। वो कौन कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। अब अगर हम इसको देखें कि इसको भी अलग महाभारत में इसको बेस्ड किया गया था बिहेवियर के उस पर, और भागवत गीता में नेचर के आधार पर, और धर्मशास्त्र में बेस्ड ऑन कलर कि वर्ण को जो हमने 4 भागों में बांटा वो अलग अलग बताया गया। नहीं, इनके काम के उस पर होना चाहिए, इनके कलर के हिसाब पर होना चाहिए और इनके बिहेवियर के हिसाब पर होना चाहिए। जैसे जो ब्राह्मण्स they were considered God on earth, the symbol of truth and peace, can control mind and senses, provide education, represent white color। यानी ब्राह्मण को बोला गया कि ये जो है अर्थ पर भगवान की तरह होते हैं, इसीलिए सिंबल होते हैं ट्रूथ और पीस का। ये माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। वो उनको सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस दिया गया सोसाइटी में, एंड दे वर गिवन वेरी रिस्पेक्ट ऑल्सो, एंड दे हैड एवरीथिंग, दे हैड ऑल पावर इन देयर हैंड, वॉट एवर दे वॉन्टेड दे कुड हैव। एंड वही एजुकेशन दिया करते थे, वही हर चीज़ को हैंडल किया करते थे, और वो वाइट कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो क्षत्रियाज हैं वो लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत बोल्ड होते हैं, करेजियस होते हैं, वो कभी भी बैटल छोड़ के नहीं भागते, अंत समय तक लड़ते रहते हैं। तो और वो किसको? रेड कलर को रिप्रेजेंट करते थे। उसके बाद वैश्याज आए। वैश्याज जो कि बिजनेसमैन होते थे, एग्रीकल्चर होते थे, पशुपालन का काम करते थे, मनी से डील करते थे, और उनको येलो कलर से रिप्रेजेंट किया गया। फिर शूद्र। शूद्र सर्व टू अदर क्लासेस। शूद्र वो होते हैं जो कि दूसरी क्लासेस को सर्व करते हैं। शूद्र का मतलब ही माना गया जस्ट टू सर्व, सबको सर्व करना। उन्हें बहुत लोअर कैटेगरी का माना गया, कहा गया एक तामसिक होते हैं नेचर में, इसलिए उनको पढ़ाई का भी कोई राइट नहीं दिया गया था, और वो ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करते थे। एक और वन मोर क्लास अनटचेबल वाज ड्यूरिंग आर्यंस कॉल्ड दलित। एक और कास्ट को बोला गया जो कि अनटचेबल थी, उसको नाम दलित दिया गया। तो इस तरीके से हमारा वर्ण आश्रम जो था वो 4 भागों में डिवाइड था, और सबकी अपनी अपनी ड्यूटी साइन थी, और उनको वही राइट था, वो अपनी अपनी ड्यूटीज को पूरा करते थे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? देखो, पुरुषार्थ मतलब पुरुष प्लस अर्थ, यानी कि डिस्क्राइब वाई वी आर ऑन अर्थ, हम अर्थ पर क्यों, दिस इज पुरुषार्थ। यानी हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, हम जब आए हैं तो हमारे अपने अपने काम है जिसको हमें फुलफिल करना है, जिसको कि हमारे यहाँ 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब धर्म, धर्म का मतलब क्या है? आपको अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करना है। यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी सिंसियर, वेरी रिलीजियस, एंड यू डोंट हैव टू हार्म एनीवन, you have to help everybody, you have to be very devoted to God also. So that means every time you have to fulfill your dharma for what you are, then that duty must be performed by you. अर्थ, अर्थ को शुरू से ही इंपॉर्टेंट माना जाने लगा था, क्योंकि अर्थ का मन है, अर्थ का मतलब था प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, टू गेट हैप्पीनेस इन प्लेजेंट, कि पैसा बहुत जरूरी है अगर आप खुशियां चाहते हो, प्रॉस्पेरिटी चाहते हो, और अपनी लाइफ में फैसिलिटीज चाहते हो, तो आपके पास पैसा का होना बहुत जरूरी है। तो ये भी हमारा एक पुरुषार्थ है। देन थर्ड इज कर्मा। कर्मा का मतलब होता है थ्रू अटेन, मीन्स थ्रू 5 सेंसेस अटेन एक्सपीरियंस ऑफ प्लेजर। जो हमारी 5 सेंसेस है, जो हमारी इंद्रियां हैं, उससे हम पूरा प्लेजर्स लें, उससे हम इंजॉय करें लाइफ को, और सेक्स वगैरह से भी रिलेटेड इसको माना गया, तो दैट इज कर्म। फिर आता है मोक्ष। मोक्ष मीन्स हाईएस्ट पर्पस ऑफ लाइफ इज टू अटेन मोक्ष, सेल्फ लव एंड फिनिश ऑल नीड्स ऑफ मैन। यानी मोक्ष मतलब कि आपको लास्ट में स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बताया गया कि लास्ट में हमारा जो पुरुषार्थ है वो ये कि हमें मोक्ष लेना है, और हमें सिर्फ सारी डिजायर्स को खत्म कर देना है, और सिर्फ हमें सेल्फ लव, हमें अपनी आत्मा को सर्च करना है, और हमें मोक्ष की तरफ बढ़ना है। तो ये हमारे 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नेक्स्ट आता है हमारा
4 आश्रम। 4 आश्रम्स हमारे वैदिक पीरियड में द होल लाइफ स्पेन ऑन आर्यन केम टू बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस नोन एज आश्रमास ईच ऑफ 25 years ऑफ ड्यूरेशन। उस समय हमारे 4 आश्रम बताए गए और हर एक को 25 years का टाइम दिया गया। जैसे पहला बताया गया ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब फॉर अ पीपल टू अटेन नॉलेज इन द गुरुकुल्स ही हैड टू फॉलो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। पहले कोई भी होता था उसको पढ़ाई करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। वो गुरुकुल जाया करते थे, अपने गुरु के पास रहा करते थे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हुआ करता था। उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हुआ करती थी, हर काम को पूरा करना होता था और वो 25 साल तक अपने गुरु के पास रह के नॉलेज को अटेन किया करते थे। नेक्स्ट उन्होंने बताया गृहस्था यानी गृहस्थ। द मैन मैरिड, इसमें 25 साल के बाद वो शादी करता है, अपनी फैमिली को लीड करता है, उसके पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है अपनी फैमिली को चलाने की। इसमें बताया गया 50 साल तक कि 50 साल तक आपको गृहस्थ जीवन का पालन करना है एंड यू हैव टू फुलफिल ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट इज गिवन टू यू। देन बताया गया वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब कि द मैन हैड टू गिव अप हिज फैमिली लाइफ एंड स्पेंड हिज टाइम इन द मेडिटेशन एंड प्रेयर। कि इसके बाद आप अपनी फैमिली लाइफ को छोड़ देंगे और आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान की पूजा में, प्रार्थना में, मेडिटेशन में लगाएंगे और सारे जितने भी वर्ल्डली प्लेजर्स हैं उससे धीरे धीरे आप दूर होने लगेंगे। ये इसका टाइम पीरियड बताया गया 75 ईयर तक। उसके बाद सन्यासा। दिस एज स्टैंड्स फ्रॉम द एज ऑफ 75। ही हैड टू रिनाउंस द वर्ल्डली प्लेजर एंड लीड द लाइफ ऑफ ए सन्यासी इन द फॉरेस्ट। कि अब आपको बिल्कुल त्याग देना है संसार की हर खुशी को, हर चीज को और आपको अपनी जिंदगी को बिल्कुल ऐसे जीना है एक सन्यासी की तरह। आप जंगल चले जाइए और एवरी टाइम यू हैव टू डिवोट योरसेल्फ एंड एवरी टाइम यू हैव टू वर्शिप एंड डू मेडिटेशन। तो ये हमारे 4 आश्रम है। इस तरीके से हमारे यहाँ डिवाइड किया गया था। हमारे 4 आश्रम बनाए गए, हमारे 4 पुरुषार्थ बताए गए और हमारे को 4 वर्ण में डिवाइड किया गया। तो ये सारा वैदिक पीरियड से स्टार्ट हो गया था स्टूडेंट्स। अब मुझे अगर आपको इसके बाद भी कोई अगर डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। थैंक यू और keep on asking, keep on writing, keep on liking. Please share the videos, please subscribe the videos.